पूरी दुनिया इस बात से खासा परिचित है कि दुबई एक अमीर तरीन मुल्क है और इस मुल्क की अमीरी का राज यहाँ की धरती पर मौजूद क्रूड ऑयल है। लेकिन दुबई हुकूमत इस बात से खासा परिचित है कि क्रूड ऑयल पर ज़्यादा समय तक निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि दुबई का फ्यूचर टूरिज्म पर निर्भर होगा। इसलिए दुबई हुकूमत ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का गुमान है। नमस्कार दोस्तों, टॉप टेल्स की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस दौर में दुबई टूरिज्म का हब बन चुका है। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ की शान और शौकत देखने के लिए आते हैं। जिस प्रकार दुबई में मौजूद एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब और गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा लोगों के बीच फेमस है, उसी प्रकार दुबई में बीचेस भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। लेकिन ये पॉपुलैरिटी कुछ इस प्रकार बढ़ने लगी कि दुबई के बीचेस पर जगह ही कम पड़ने लगी। दुबई के बीचेस की कोस्ट लाइन 70 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाने का वक्त आ गया था। उस वक्त के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुबई के समंदर में एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे जिससे कि दुबई के बीचेस के लिए एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल सके। उन्होंने बिना वक्त गवाए इस काम के लिए अपने खास लोगों को लगा दिया, जिसमें थे सुल्तान अहमद बिन सुलैम। इन्होंने शेख को एक सर्कुलर शेप के आइलैंड का स्ट्रक्चर पेश किया, लेकिन शेख ने तुरंत ही इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस सर्कुलर शेप से उन्हें केवल 7 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल रही थी, लेकिन उन्हें 7 नहीं बल्कि 70 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन चाहिए थी। काफी मुश्किलों के बाद शेख ने एक ऐसा शेप पेश किया जो हूबहू एक पाम ट्री की शक्ल का था, और इस शेप से उन्हें 56 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन भी मिल रही थी। पेपर पर तो इस शेप को तैयार कर लिया गया, लेकिन मसला ये था कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को शुरू कैसे किया जाए, क्योंकि बात सिर्फ आइलैंड की नहीं थी बल्कि इस पर हजारों बिल्डिंग्स, विलास और होटल्स भी बनाए जाने थे। जब दुनिया भर के टॉप इंजीनियर से आइलैंड बनाने का मशवरा लिया गया तो उन्होंने इसे कंक्रीट और स्टील से बनाने का सुझाव दिया, लेकिन शेख चाहते थे कि इस आइलैंड को नेचुरल मटेरियल यानी कि रेत और पत्थरों से बनाया जाए। ये काम कतई आसान नहीं था क्योंकि इसको बनाने में बहुत बड़ी तादाद में रेत और पत्थरों की जरूरत पड़ती। साथ ही इसे इस कदर मजबूत बनाना था कि ये समुद्री लहरों और तूफानों का सामना कर सके। ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा और मुश्किल था, साथ ही साथ पूरी दुबई हुकूमत की इज्जत का भी सवाल था। इसीलिए शेख को दुनिया की बेस्ट इंजीनियरिंग टीम की जरूरत थी। इस काम को करने के लिए शेख ने हॉलैंड की एक टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इंजीनियर्स ने सबसे पहले आइलैंड को समुद्री तूफानों और लहरों से बचाने के लिए पाम ट्री शेप के आउटसाइड पर पत्थरों के जरिए एक कर्व्ड शेप आइलैंड प्लान किया, जिसे ब्रेक वाटर भी कहा जाता है। ब्रेक वाटर पर काम स्टार्ट करने से पहले इंजीनियर्स ने काफी बारीकी से इस चीज पर स्टडी किया कि क्या अरेबियन गल्फ में ब्रेक वाटर बनाना पॉसिबल है, क्योंकि इस काम में समुद्री लहरों का सामना करना एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता था। कैलकुलेशन के बाद पता चला कि अरेबियन गल्फ आइलैंड बनाने के लिए एक परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पर लहरों की रफ्तार धीमी हो जाती है। काम शुरू ही हुआ था कि शेख ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जिसने इंजीनियरिंग टीम की मुश्किलों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। आमतौर पर इतने बड़े आइलैंड को कंप्लीट करने में 12 से 15 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन शेख ने बस 5 साल का टाइम लिमिट दिया, यानी कि बस 5 सालों में शेख को ये आइलैंड कंप्लीट चाहिए था। टाइम लिमिट्स की वजह से फाइनल कैलकुलेशन किए बिना ही 2001 में ब्रेक वाटर का काम स्टार्ट कर दिया गया। ब्रेक वाटर आइलैंड, जो कि पाम आइलैंड को समुद्री लहरों से प्रोटेक्ट करता, उसे बनाने के लिए हैवी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाना था। अगर इन पत्थरों की क्वांटिटी की बात की जाए तो ये थी 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर, यानी कि जितना पत्थर इस ब्रेक वाटर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता उतने में इजिप्ट के 2 बड़े पिरामिड्स बनाए जा सकते थे। लेकिन असल मसला ये था कि इतनी बड़ी तादाद में पत्थर लाए कहाँ से जाएंगे। दुबई, जहाँ की बस रेत और समंदर है, वहाँ पर पत्थर मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की 16 अलग अलग लोकेशन से पहाड़ को डायनामाइट से ब्लास्ट करके पत्थर निकाले गए। एक एक पत्थर का वजन 6 टन से भी ज़्यादा होता था, और ऐसे लाखों पत्थरों को समंदर के साहिल तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसके बाद आइलैंड तक इन पत्थरों को बड़ी बड़ी शिप्स के जरिए ले जाया जाता था। काम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था कि एक ही दिन में करीब 40,000 टन पत्थर आइलैंड साइड पर पहुंचा दिए जाते थे। ब्रेक वाटर को तो पत्थर से तैयार कर लिया गया, लेकिन पाम ट्री को टोटल रेत से बनाया जाना था, और जितनी रेत इस आइलैंड में इस्तेमाल होती उसकी कुल क्वांटिटी 13 लाख टन थी। आइलैंड पर काम स्टार्ट हुए 6 महीने हो गए थे, और अभी तक ब्रेक वाटर का काम केवल 4 किलोमीटर तक ही हुआ था। बाकी का 7 किलोमीटर अभी भी बाकी था।
शेख ने काम के लिए जो डेडलाइन रखी थी वो थी 5 साल, लेकिन इन 5 सालों में आइलैंड पर तमाम बिल्डिंग्स भी बनाए जाने थे। उस हिसाब से आइलैंड उन्हें केवल 2.5 सालों में ही कंप्लीट चाहिए था, बाकी के बचे 2.5 साल रोड्स और बिल्डिंग बनाने थे। समय कम होने की वजह से इंजीनियरिंग टीम की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अगर ब्रेक वाटर बनाए बगैर ही पाम आइलैंड को बनाया गया तो समंदर की लहरों के सामने आइलैंड टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इंजीनियर्स ने ये फैसला लिया कि ब्रेक वाटर और पाम आइलैंड का काम एक साथ शुरू किया जाएगा। पाम आइलैंड को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत रिक्वायर्ड थी, लेकिन समस्या ये थी कि इतनी ज्यादा रेत लाई कहाँ से जाएगी। दुबई खुद एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेत की भरमार है, लेकिन आपको बता दें कि दुबई के रेगिस्तान में मौजूद रेत इतनी पतली है कि वो पानी में आसानी से मिक्स हो जाती। इसलिए आइलैंड को बनाने में ऐसी रेत रिक्वायर्ड थी जो पानी में मिक्स ना हो। कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर समंदर में एक ऐसी जगह तलाश की गई जिसके बॉटम पर जो रेत थी वो आइलैंड के लिए एकदम परफेक्ट थी। समंदर के बॉटम से रेत निकालने के लिए ड्रैगर का इस्तेमाल किया गया। ये ड्रैगर रेत को सक कर अपने टैंक में भर लेता और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर स्प्रे कर देता। इस पूरे प्रोसेस को रेन बोइंग भी कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 1 घंटे में ही ये ड्रैगर 8000 टन रेत अपनी टैंक में भर लेता था। रेत को भरने से लेकर स्प्रे करने में एक ड्रैगर को 4 घंटे का वक्त लगता था और एक ही वक्त में इस काम को कई ड्रैगर के जरिए किया जाता था। इंजीनियर्स का ध्यान इस तरफ भी लगा था कि आइलैंड जो कि पाम ट्री शेप में बनाया जाना था वो बन भी रहा है या नहीं, क्योंकि अगर इसके शेप में जरा भी गड़बड़ी हुई तो समय और पैसा दोनों बर्बाद जाएगा। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आसमान में 650 किलोमीटर दूर सैटेलाइट की मदद ली गई। सैटेलाइट इमेज से पता चला कि काम प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, लेकिन ड्रैगर जो कि रेत स्प्रे कर रहे थे उन्हें पाम शेप के बॉर्डर को समझने में दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि अगर बॉर्डर क्लियर नहीं हुआ तो ये ड्रैगर रेत को गलत जगह स्प्रे कर देते, जिसकी वजह से शेप बिगड़ सकता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए जीपीएस कोऑर्डिनेट की मदद ली गई। जीपीएस जो डेटा ड्रैगर को भेजता, ड्रैगर उसी के हिसाब से रेत स्प्रे करता। अब तक काम को करते हुए पूरे 1 साल हो गए थे और ब्रेक वाटर का काम भी 8 किलोमीटर हो चुका था। साथ ही पाम शेप की 16 में से 9 शाखाएं भी तैयार हो चुकी थी। लेकिन तभी इंजीनियरिंग टीम के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। वो ये कि जिस ब्रेक वाटर को समुद्री लहरों से रोकने के लिए बनाया गया था उसने समुद्री लहरों को तो रोक लिया, पर साथ ही साथ उसमें पानी भी जमने लगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पाम शेप में मौजूद पानी मैला और बदबूदार हो गया। ये एक ऐसी समस्या थी कि जिसको अगर सॉल्व नहीं किया गया तो शेख का ये प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। इंजीनियर्स ने इसका सॉल्यूशन निकालते हुए ये फैसला किया कि ब्रेक वाटर के दोनों साइड्स पर ब्रिजेस बनाए जाएंगे। इससे ये होगा कि पानी जमने के बजाय चलता रहेगा। अगस्त 2003 में ब्रेक वाटर और पाम आइलैंड का काम कंप्लीट कर लिया गया था। इंजीनियरिंग टीम ने दी गई डेडलाइन से पहले ही काम को कंप्लीट कर लिया था और अब इस पर होटल्स, मॉल्स और विलास बनाए जाने थे। लेकिन समस्याएं पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो रेत आइलैंड पर स्प्रे की गई थी वो काफ़ी लूज थी और समय के साथ धंसती जा रही थी, जिससे ये हुआ कि आइलैंड के कई हिस्से पानी में डूबते नजर आ रहे थे। ये एक ऐसी समस्या थी जिसको देखकर लग रहा था मानो शेख का आइलैंड बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन फिर इंजीनियरिंग टीम ने ये फैसला किया कि रेत को 12 मीटर तक अंदर प्रेस किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अभी तो रेत ही फिसल रही है, तो भला इसमें तमाम बिल्डिंग्स कैसे बन सकती हैं। एक कॉमन रोड लोरर केवल 6 मीटर तक ही रेत को प्रेस कर सकता था। इसलिए इंजीनियर्स ने एक ऐसी हाइड्रोलिक ड्रिल मशीन को काम पर लगाया जो जमीन के अंदर वाइब्रेशन पैदा करती थी। इसके जरिए रेत में जो गैपिंग होती थी वो भर जाती थी और रेत भी ठोस हो गई। 40,000 वर्कर्स की मदद से जिस आइलैंड को 5 साल में बनना था उसे हैरत अंगेज तौर पर 3 सालों में ही कंप्लीट कर लिया गया। जनवरी 2009 में इसी लोगों के लिए खोल दिया गया। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।